नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। क्या आप या आपका कोई अपना चीजें रखने के बाद अक्सर भूल जाया करता है या फिर किसी चीज को याद करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है? अगर जवाब हाँ में है तो ये अल्जाइमर रोग हो सकता है। अल्जाइमर रोग दुनिया भर में तेजी से बढ़ते न्यूरोलॉजिकल विकारों में से एक है। इसे डिमेंशिया का सबसे सामान्य प्रकार भी माना जाता है। अल्जाइमर एसोसिएशन के अनुसार अल्जाइमर रोग 60 से 80% डिमेंशिया मामलों के लिए जिम्मेदार है। अल्जाइमर के कारण लोगों की जो दैनिक जीवन है, दैनिक गतिविधियां हैं, वो काफी प्रभावित हो जाती हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या है अल्जाइमर रोग, इसके लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं। इन तमाम मसलों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ आयुष्मान भव में 3 अलग अलग पैथी के स्वास्थ्य विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एलोपैथी विशेषज्ञ प्रोफेसर एमवी पद्मा श्रीवास्तव, हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एम्स। साथ ही वो चीफ ऑफ न्यूरोसाइंस सेंटर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पद्मा। हमारे साथ होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति गोरा जुड़ी हुई हैं, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं होम्योपैथी डायरेक्टरेट ऑफ आयुष। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर साक्षी शर्मा हैं, जो कि आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं और रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा हैं, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। आपका भी डॉक्टर साक्षी शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया आज आयुष्मान भव में जुड़ने के लिए। तो आप हमें सीधा फोन मिला सकते हैं और अल्जाइमर को लेकर जो भी सवाल आपके मन में उठ रहे हैं उनका सीधा जवाब इन स्वास्थ्य विशेषज्ञों से ले सकते हैं। तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अल्जाइमर एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी में जैसा हमने बताया कि चीज़ों को याद रखने की क्षमता कम हो जाती है और अगर समय पर विशेषज्ञ की मदद ना ली जाए तो स्थिति बेहद सीरियस हो सकती है। कभी कभी हम लोग कुछ सामान कहीं रखकर भूल जाते हैं, किसी का नाम भूल जाते हैं। लेकिन अगर भूलने की ये आदत बार बार हो रही हो और ये भी ना याद हो कि किसी जगह पर वो क्यों गए हैं, तो मामला गंभीर हो जाता है। अल्जाइमर एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है जो ज्यादातर 65 वर्ष की उम्र के आसपास होने वाली दिमाग से जुड़ी बीमारी है। शुरुआती लक्षण में रोगी बार बार चीजें भूलने लगता है, बात करने में सही शब्दों का याद ना आना, लोगों या साधारण वस्तुओं को ना पहचान पाना जैसी कई बातें भूल जाते हैं। रोगियों के व्यवहार में भी काफी बदलाव आ जाता है। ये रोग उन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है जो मस्तिष्क में एक दूसरे को जोड़ती हैं। ये तब होता है जब मस्तिष्क में प्लाक बनता है जिसमें बीटा एमिलॉइड होता है। अल्जाइमर डिजीज डिमेंशिया का ही एक प्रकार है। डिमेंशिया की तरह अल्जाइमर्स में भी मरीज को किसी भी वस्तु, व्यक्ति या घटना को याद रखने में परेशानी महसूस होती है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में भी दिक्कत महसूस होती है। 60 वर्ष की उम्र के आसपास होने वाली इस बीमारी का फिलहाल कोई स्थायी इलाज नहीं है। मस्तिष्क कोशिकाओं में केमिकल्स की मात्रा को संतुलित करने के लिए दवाओं का प्रयोग किया जाता है। दवाओं के साथ साथ रोगियों और उनके परिजनों को काउंसलिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। काउंसलिंग के तहत रोगी के लक्षणों की सही पहचान करके परिजनों को उनसे निपटने की सटीक व्यवहारिक विधियां बताई जाती हैं। इलाज जितना जल्द शुरू किया जाए उसका फायदा उतना ही होता है। तो आप भी हमें कॉल कीजिए और अपने सवालों के जवाब लीजिए। शुरुआत प्रोफेसर एमवी पद्मा श्रीवास्तव मैं आपसे करूंगी। अभी हमने कुछ समझाने की कोशिश की कि अल्जाइमर रोग आखिर क्या है। अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाएं, अल्जाइमर रोग क्या है और क्या वजह क्या है अल्जाइमर रोग होने के पीछे? थैंक यू प्रीति। तो जैसे आपने कहा, अल्जाइमर्स डिमेंशिया सबसे कॉमन डिसीज़ होती है, ऑलमोस्ट 70-80% जिसकी याददाश्त की प्रॉब्लम हो जाती है। डिमेंशिया जिसको कहते हैं उसकी कारण में अल्जाइमर्स है ना। पहली बात है डिमेंशिया क्या चीज़ है, किसको हम डिमेंशिया कहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ है कि कॉग्निटिव डोमेन्स बोल के हमारा 6 डोमेन्स होते हैं। 6 मतलब एक तो होता है हमारा मेमोरी, मतलब हमें याददाश्त की शक्ति जो है। दूसरा है हमारे बोलने की शक्ति,
तीसरा है हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, मतलब जैसे हमको एक मैच बॉक्स, हमको कोई मैचेस लाइट करना है, पेन से कुछ लिखना है, तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में कुछ स्टेप्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो करते हैं। देन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज हमारा इमोशनल, हमारे बिहेवियरल कंपोनेंट। तो इस तरह जो डोमेन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट मेमोरी, सो मेमोरी में कोई प्रॉब्लम हो गया, हम भूलने लगे, इसके साथ एक और डोमेन में कुछ हमारा कोई कम दिखाई दिया, और ये दोनों चीज़ें की वजह से हमारे एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग या हमारे दिनचर्या में इसकी असर पड़ रहा है, तो इसको हम डिमेंशिया कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होगा कि अगर हम कुछ चीज़ भूल रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली ना सोचे कि हमको डिमेंशिया हो गया, हमको एक रोगी हो गया, हमको अल्जाइमर्स ही हो गया, ऐसा नहीं है। परंतु कुछ चीज़ों में, कुछ एज के ग्रुप्स में अगर ये अक्सर होता है और हमारे दिनचर्या में इसके असर पड़ रहा है, देन इट कुड बी अ डिमेंशिया थिंग, उसमें अल्जाइमर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज। तो इसके जो वजह हम देखें और अल्जाइमर्स डिमेंशिया के खास तौर के हमें वजह अगर देखें तो दिस वन, क्या एक वजह है ये किसी को भी नहीं पता। इट इज़ अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ डिफरेंट रीजंस। उसमें एज फैक्टर है, उसके कारण कई जेनेटिक फैक्टर्स भी है, और इसके अलावा कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स भी है। इसीलिए पिछले 2-3 इनफैक्ट अब मैं सोचती हूँ कि 5 ऑलमोस्ट 5 डिकेड से दुनिया भर पे जो रिसर्च चलता है कि इसको कैसे प्रिवेंट करें और इसको कैसे अगर जल्द से जल्द पकड़ में आ गया तो इसकी रफ्तार को कैसे कमती करें। तो इसके बारे में भी बाद में विस्तार से हम बात कर सकते हैं। बट रिमेंबर कि डिमेंशिया की मतलब खाली भूलने की प्रॉब्लम नहीं, कुछ और भी है। तो ये नहीं सोचना कि अगर कोई एग्ज़ाम के लिए पढ़ के गया और उसके बाद एग्ज़ाम के दिन भूल गए, और हमारे 20, 25, 30 साल के उम्र में इतनी मल्टीटास्किंग हो जाती है, कुछ चीज़ भूल जाते हैं, और टू डू लिस्ट हम तो बनाते हैं एवरीडे। ये मतलब नहीं कि आपको बीमारी है। सावधान रहना एंड पिकअप करना कि जल्द से जल्द इलाज भी शुरू हो जाए, दिस वुड बी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। पहले कॉलर भी जुड़ गए हैं, सर्वेंद्र ने हमें कॉल किया है। सर्वेंद्र, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए आपका क्या सवाल है। सर्वेंद्र, आप सुन पा रहे हैं तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर साक्षी शर्मा, अब मैं आयुर्वेद की अगर बात करूं, आयुर्वेद अल्जाइमर को कैसे देखता है, क्या मानता है? आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से इसको परिभाषित किया है। उसमें 3 शब्द आते हैं, जैसे मैडम ने भी बताया, धी, धृति और स्मृति। धी मीन्स हमारा इंटेलेक्ट, धृति मीन्स रिटेंशन, प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज, एंड थर्ड इज स्मृति यानी रिकॉल। तो इन तीनों का जब डिस्टर्बेंस होने लगता है तब इस व्याधि को परिभाषित किया गया है आयुर्वेद में। और उसका जो रीज़न बताया गया है, हम 3 डोमेन में बात करते हैं आयुर्वेद के फंडामेंटल्स से, वात, पित्त और कफ। तो हम इसमें वातज इसको व्याधि मानते हैं। वात जो है डीजनरेशन का एक कारण है, और ओल्ड एज ऑटोमेटिकली वात डोमिनेंट अवस्था है हमारी। तो वात हमेशा कैटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं उनको इंक्रीज करता है। तो जब डीजनरेशन शुरू होता है, हम सभी जानते हैं एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, मगर फिर भी अनटाइमली इसका होना और ऐसा खान पान और ऐसी व्यवस्था, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देना कि ये बहुत ज़्यादा हो जाए, उस पर हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा जाना चाहिए, सभी पैथीज़ का, और रोकने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम कारण में जाते हैं तो कारण में भी इसमें सबसे पहले बताया है, एक शब्द बहुत सुंदर प्रयोग किया है, प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा यानी हमारा नॉलेज। हमें मालूम होता है कि ये चीज़ें गलत हैं हमारे साथ, हम गलत कर रहे हैं, मगर आज की एक मॉडर्न जनरेशन में ये सब, हम वही डाइट खा लेते हैं जिसका हमें पता है रॉन्ग है, हम वही एक्सरसाइज नहीं करते जिसका पता है कि हमें करना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम जानबूझ के करते हैं। और एक शब्द आता है एजिंग में भी, साइंटिफिकली भी, डी रेगुलेटेड न्यूट्रिएंट सेंसेस, कि अगर हम खान पान को बहुत बदलते हैं, बहुत ज़्यादा बदलने के तरीके से यूज़ करते हैं, तो एजिंग फास्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो जो लोग बहुत सोचते हैं कि आज हम ये खाएं, शाम को इटालियन खाएं और रात को पिज़्ज़ा, इस तरह से रात को छोले भटूरे हों, तो ये जो चेंजेस ऑफ है, हमने देखा है हमारे ऋषि मुनि बहुत साधारण खाते थे और एक जैसा लगातार खाते थे, तो वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक होता है असात्म इंद्रियात संयोग, यानी हमारी जो कॉग्निटिव फंक्शन के जरिए हैं, हमारी इंद्रियां हैं, उनका मिसयूज, ओवर यूज और नो यूज, तीनों ही बहुत खराब होते हैं, कि हम उनको यूज ही नहीं कर रहे हैं जो हमको यूज करना चाहिए।
कि हमें अपने ब्रेन को हमें काम करने में लगाना चाहिए, फिजिकली भी हमको एक्टिव रहना चाहिए, बॉडी और माइंड दोनों को स्टिमुलेशन चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो यूज नहीं होगा तो बिल्कुल। उतना ही डिजनरेट हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, एक कॉलर और जुड़े हैं। आशुतोष ने हमें गुजरात से कॉल किया है। आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए आपका सवाल क्या है। साल है और जब भी मैं कोई चीज पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, या फिर जब कभी मैं इंटरव्यू की तैयारी करता हूँ, कुछ समय तक तो मुझे याद रहता है कि मैंने क्या पढ़ा है, लेकिन जब कोई मुझसे पूछता है वही चीज तो मैं भूल जाता हूँ। तो ये मुझे क्या कोई बीमारी का लक्षण है क्या? ठीक है आशुतोष। प्रोफेसर पद्मा, आप। तो यही मैं पहले भी कहा था कि बहुत लोग जो स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में ले लेते हैं, और ये भी होता है कि बहुत नॉलेज बहुत कम समय पे समेट करके रात भर पकड़ के अगले दिन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो भूल जाते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है बेटा, ये एक्चुअली दिस इज़ अ रिएक्शन टू द काइंड ऑफ हार्मोनल रिलीज एंड स्ट्रेस दैट इज़ रिलीज इन द बॉडी। कि आप किसी के सामने बैठे हैं, आपकी परफॉर्मेंस की स्ट्रेस हो जाती, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है। जब बहुत बहुत एंक्शस हो जाते हैं वो रिमेम्बरेंस तो कम हो जाती, तो आपको बीमारी नहीं है। पर अगर आप अक्सर के जैसे भूल जाते हैं, कुछ चीज़ ऐसे होती है, तो आपको कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स अगर देखें तो आप B12 कोई डेफिशिएंसी है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है, थायराइड की होती है, वो आप एक बार टेस्ट करा सकते हैं। पर ये जो आपने सिचुएशन बताया वो कोई बीमारी नहीं है, दैट इज़ रिलेटेड टू एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। बिल्कुल। और कॉलर हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। सर्वेंद्र ने हमें कॉल किया था। सर्वेंद्र, आप सुन पा रहे हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। जी सर्वेंद्र, सवाल पूछिए। हाँ, सवाल मेरे ये है, बहुत सारे ऐसे गुरुत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण चीज है जो याददाश्त में नहीं रहता है और जिसकी वजह से मैं बहुत सी सारे मतलब गलत होता है जिंदगी में और बहुत सी सारे नुकसान झेलना पड़ता है मेरे को। ठीक है सर्वेंद्र, आप अपनी उम्र बताएंगे। मेरा उम्र अभी है 27 साल और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि मतलब इसका परमानेंट सॉल्यूशन, जिसकी वजह से अगर कोई ऐसे, मैं अभी UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, अगर आपने 27 साल उम्र बताई है। हाँ जी जी जी। ठीक है सर्वेंद्र, आप थोड़ा सा और बता सकते हैं क्या ऐसी चीजें हैं जो आप भूल जाते हैं और सामने वाला आपको याद दिलाता है। नहीं, याद ऐसे है कि जैसे मतलब रह गया आपका बहुत सी सारी जो है लॉ है, अमेंडमेंट है, आर्टिकल्स है, जो मतलब पढ़ने के समय में याद रहता है, तो अगर किताब खोलो तो वो पन्ने में, अगर आंखों के पन्ने में आ गया तो मन में रह जाता है। ठीक है लेकिन जब मतलब 2, 3 या 5, 10 दिन के बाद अगर जब मैं वही चीज अगर दोबारा रिपीट करता हूँ तो वो ख्यालों में खो जाता है। ठीक है सर्वेंद्र, ये पढ़ाई लिखाई से अलग भी और कोई ऐसी गतिविधि है रोजाना की जो आप भूलते हो अक्सर? अक्सर यही है कि मतलब घर में एक चिट्ठा बना कर दिया होता है कि मतलब ग्रोसरी का, अगर उनमें से 1-2 चीज अगर ख्यालों में रहता है और बाकी जो मतलब एक चीज मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, मैं एक बार चाहूंगी प्रोफेसर पद्मा इसको भी आप क्लियर कर दें, क्योंकि अक्सर मुझे लगता है ये सिर्फ इन्हीं की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप लोगों ने शुरू में ही कहा कि पढ़ाई लिखाई वाली उम्र और मल्टीटास्किंग, उस वजह से हर कोई भूलता है। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों को मैसेज आप दें जिनके अक्सर यही चीजें आती हों जिनके सामने। हाँ प्रीति जी, थिंक इसके जो अलावा जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी के अलावा कुछ और चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ जो यूथ या यंग स्टेज में, पढ़ाई में, स्टूडेंट्स में, यंग एग्जीक्यूटिव्स में हमारे ज़िंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, स्पेशली द यूथ एंड यंग जनरेशन में। एक काइंड ऑफ हम रैट रेस में है, हमको भागना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना है, पीयर प्रेशर बहुत हो जाता है। तो इन चीज़ों में जो अक्सर हम त्याग जो कर देते हैं वो है नींद। तो स्लीप के जो डिस्टर्बेंसेस में अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमारे 24 घंटे में चलो हम 4-5 घंटे सो लेते, बाकी में हम बाकी कुछ करेंगे या कुछ और कर लेंगे। तो जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती है, स्लीप आर्किटेक्चर, स्लीप हाइजीन नहीं हुआ, आपको एडिक्वेट स्लीप नहीं हुआ, वो एक कारण होती है। बिसाइड्स टेंशन एंड एंग्जाइटी, जो खान पान के लिए जो बहुत अच्छी तरह डॉक्टर साहब ने आपको बताया, वो बार बार अगर होता है वो भी होती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो जाती है, हार्मोनल का मैंने आपको बताया हुआ है। इसके अलावा आई थिंक मेजर तो हमारा जो यूथ में ये प्रॉब्लम यही हो रहा है कि आपकी जो लेवल ऑफ एंग्जाइटी की, हमको कुछ पहुंचना है, कुछ करना है, और प्रेशर जो होती है हमारे ऊपर कि ये करना ही है। अगर ये इसमें एक लर्निंग एबिलिटी है
किसका एप्टीट्यूड, अगर मुझे म्यूजिक में एप्टीट्यूड है, हमको यूपीएससी में एप्टीट्यूड नहीं है, परंतु प्रेशर इतना है कि हमको यूपीएससी ही करना है, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आई थिंक आप अपना मन का भी सोचिएगा, आपको जिसमें एप्टीट्यूड है, जिसमें आपका टैलेंट है, उसको आप बढ़ाइए, उसमें बहुत आगे जा पाएंगे। आप सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर में ना आए, आपकी लाइफस्टाइल ठीक रहे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया उसको रेगुलराइज करिए, आपकी नींद खराब मत करिएगा बेकार चीज़ों में, ठीक से खाइए, ठीक से सोइए। अगर ये करे तो इसके अलावा देखना है तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन जैसे B12 डिफिशिएंसी एंड हार्मोनल का देख लीजिए, बिल्कुल काफ़ी प्रॉब्लम्स आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब हम जो होम्योपैथी का नज़रिया है अल्जाइमर को लेकर वो समझेंगे। डॉक्टर श्रुति गुरा हमारे साथ हैं। डॉक्टर श्रुति, होम्योपैथी कैसे देखता है अल्जाइमर की, जब मैं बात करूँ, और उम्र से जुड़ा हुआ क्या ये रोग है? जी हाँ, देखिए अल्जाइमर्स होम्योपैथी कैसे देखता है, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया वो चीज़ क्या है, उससे शुरू होता है। ये बीमारी कैसी है और इसके क्या कारण हैं और ये किस तरह से प्रोग्रेस करती है। जैसे अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये एक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, ये बढ़ता जाता है एंड एज रिलेटेड, काफ़ी हद तक ये एज रिलेटेड ही है। और जिस तरह से अभी बताया गया, हमारे जो मस्तिष्क हैं उसके अंदर कुछ प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो मस्तिष्क के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, वो डैमेज हो रहे हैं, वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उनमें, जिनकी वजह से हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे हमारी मेमोरी, इंटेलेक्ट, जजमेंट, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें हमारी इम्पेयर हो रही हैं। तो इसमें हम लोगों को इसमें ये चीज़ जानना का है कि इसके कॉजेज़, क्योंकि ट्रीटमेंट आएगा कॉजेज़ से, और ट्रीटमेंट किसी भी बीमारी का हम 3 लेवल पर करते हैं होम्योपैथी में, खासकर जैसे एक प्राइमोर्डियल ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी डेवलप हुई, इसका हमें जो पहला सिम्टम आया, ये इसका सिम्टम आने से 10 से 12 साल पहले ही ये हमारे ब्रेन में कुछ इस तरह से चेंजेस आने शुरू हो गए, जो ये प्लेक फॉर्मेशन शुरू हुआ। तो ये जो सिम्टम्स आए, ये कुछ टाइम पहले से ही होने शुरू हो गए थे। तो एक जो प्राइमोर्डियल ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम लोग फोकस करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इस बीमारी के, क्योंकि जो स्टडीज़ के इसका कोई नोन कॉज नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, पर 1/3 केसेस में देखा गया है ये बीमारी जेनेटिक होती है, और नॉन जेनेटिक फैक्टर्स 2/3 होते हैं, जिसके अंदर हमारी जीवन शैली जिसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, हमारा डाइट किस तरह का है, हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारी लाइफ किस तरह से हम लोग जी रहे हैं, उसका एक बहुत अहम भूमिका है। बिल्कुल। तो जो ये प्राइमोर्डियल ट्रीटमेंट वाली फेज़ है, इसमें होम्योपैथी अत्यंत कारगर है, क्योंकि अब जैसे हम लोगों के पास बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ पर 1-2 कॉलर्स ने भी कहा, उनको चीज़ें याद नहीं रहती। बचपन से ही हम कुछ बच्चे देखते हैं जो फटाफट से चीज़ पढ़ते हैं और उनको याद हो जाती है, और कुछ पेरेंट्स हमारे पास आकर कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता है, खूब पढ़ता है, पर एग्ज़ाम में जाता है तो वो भूल जाता है। और माँ बाप अक्सर बच्चे को डांटते हैं कि तुमने ठीक से नहीं पढ़ा, तुमने ठीक से याद नहीं करा, पर वहाँ बच्चे की गलती नहीं है। हो सकता है उसको वाकई में ही उसके मस्तिष्क में कुछ इस तरह की शुरुआती लक्षण आ रहे हैं जो हम लोग ने नज़रअंदाज करें जी। तो वहाँ पर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम देते हैं, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमने देखा है। लोगों, जिन बच्चों के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, या जो बहुत लेट लर्नर्स होते हैं, एक बच्चा बहुत धीरे धीरे याद कर पाता है, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा है अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चों का स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइमोर्डियल ट्रीटमेंट। बिल्कुल। डॉक्टर श्रुति गुरा, माफ़ कीजिएगा, जो आगे ट्रीटमेंट के बारे में आप बता रही हैं वो मैं विस्तार से आपसे समझूंगी। 2 कॉलर हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अशोक ने कॉल किया है उत्तर प्रदेश से हमें, साथ ही समीना राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। पहले अशोक जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। मैडम, मेरी समस्या इसी से कुछ जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें क्या है, मुझे रेगुलर में भूलने की आदत नहीं है, लेकिन जैसे मैं कोई काम करने जा रहा हूँ और अगर बीच में कोई चीज अगर एक बार डिस्टर्ब हुए तो वो काम फिर याद करता हूँ, मुझे याद नहीं आता है। ठीक है। दूसरा, जैसे मैं किसी से कोई बात कर रहा हूँ और एकदम से अगर कोई एकदम बहुत नजदीक में चीज है, उसको याद हमेशा याद रहती है, लेकिन उस समय जब मैं सोचता हूँ
तो वो बिल्कुल भी खूब जोर डालने पर नहीं याद आती है। ठीक है अशोक जी, आपकी उम्र क्या है? 58। 58। ठीक है अशोक जी। डॉक्टर साक्षी शर्मा 58 साल की उम्र है जी। और इनकी इनकी जो समस्या है कुछ अलग दिख रही है कि बिल्कुल आप करने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले अगर मान लीजिए ज़रा भी व्यवधान आया तो आप बिल्कुल भूल जा रहे हैं। क्या ये अल्जाइमर रोग है या हो सकता है आगे जाकर? इसको हम उसका प्री सिम्टम तो मान सकते हैं, पर अब एट प्रेजेंट इसको हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अभी व्याधि में ये एंटर कर चुके हैं, क्योंकि 58 है। एक तो 40s के बाद हमारा नेचुरल जो ग्रेस्पिंग का पावर है वो थोड़ा रिड्यूस होता है। हमारे आयुर्वेद में 10 डिकेड्स में हर 10 ईयर्स पर हम कुछ खोते हैं, ऐसा शारंगधर में हमारी एक क्लासिकल टेक्स्ट है जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और उसमें 40s में हम खुद भी देखेंगे कि जब हम थोड़ा 40s में आते हैं तो हमारी समझने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, मगर याद करने की शक्ति पहले से थोड़ी कम हो जाती है। और 90s में ऐसा लॉजिकली साइंटिफिकली कहा गया कि वो जो कॉग्निटिव पावर है वो रिड्यूस होती है। मगर जैसा इनका 58 का ही अभी 58 के हैं, तो उस समय लॉन्ग और शॉर्ट मेमोरी का कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। एक चीज़ ये भी है। एक दूसरा ये है कि जिस वक्त ये काम कर रहे हैं उस वक्त इनको अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी देखने होंगे कि क्या ऐसा डिस्टर्बेंस है जिसमें उस समय जिस जगह इनका कंसंट्रेशन होना चाहिए वो किस रीज़न से डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे रीजंस, कई बार ऐसा होता है फैमिली मेंबर्स ही ऐसे होते हैं, आप कुछ सोच रहे हैं या आप कुछ करने के लिए बहुत कंसंट्रेशन से बैठे हैं, बट अदर लोग उसकी सीवियरिटी को या उसकी सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं, तो वो एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, तो वो भी एक डिस्टर्बेंस का कारण होता है। और कुछ अनड्यू स्ट्रेसेस हमारे माइंड में चल रहे होते हैं, वो भी उस हमारी पावर को, कंसंट्रेशन की पावर को रिड्यूस कर देते हैं। और स्ट्रेस को हमें पहचान भी नहीं पाते हैं। बहुत लोग ये नहीं पहचान पाते कि हमारे अनवांटेड एक स्ट्रेस अननोइंगली हमारे माइंड में डेवलप हो रहा है, तो उसको इनको समझना चाहिए। और ऐसे लोगों को थोड़ा सा काउंसलिंग से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब दे कैन अंडरस्टैंड कि वो किस स्टेज पे हैं और क्या ऐसा करेंगे और क्या ऐसा सोचेंगे जिससे ये बेटर हो जाएगा। तो इन्हें काउंसलिंग करानी चाहिए। जी 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 बिल्कुल। जैसे मैडम ने भी बहुत सहज तरीके से नॉर्मल बातों को बताया कि हमेशा ये व्याधि नहीं होती, तो किसी भी ऐसे इंटेलेक्चुअल फिजिशियन से ये अपनी इस अवस्था को बताकर उसको समझ सकते हैं, जिससे कि अभी से उसको व्याधि ना समझें, अभी से दवाइयों पर ना जाएं। और ये क्योंकि एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, फिजियोलॉजिकल नॉर्मल प्रोसेस भी है, इसलिए ऐसा भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, हर छोटी छोटी बात पर बहुत दवाई लेना भी इसमें नुकसानप्रद होता है। बिल्कुल, तो ये भी ध्यान। ठीक है, एक कॉलर और है, समीना ने कॉल किया है। समीना जी, स्वागत है आपका भी हमारे कार्यक्रम में, बताइए आपका प्रश्न क्या है। जी, टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए और एक बार में सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताइए। जी ऐसा ये मेरे पति है ना, जैसे कोई चीज रख देते हैं ना मैम, तो उसको कुछ देर बाद देखने जाते तो भूल जाते हैं। ठीक और है, चाहे चीज सामने ही हो, मतलब क्यों हो गया ऐसा? ठीक है समीना जी, अपनी टीवी की आवाज़ को बिल्कुल कम कर लीजिए और मुझे बताइए, आप अपने पति के बारे में ये सवाल पूछ रही हैं, उनकी उम्र क्या है अभी? उम्र तो 74 है। 74 है, ठीक है, 74। ये कब से उनको दिक्कत हुई है, शुरू से ही है या हाल के समय में ज़्यादा हुई है? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तो वो प्रोफेसर रहे हैं, वो लेक्चरर रहे हैं संस्कृत के, लेकिन क्या है, जैसे अभी जब बाहर से आके कोई चीज रखी है उसके बाद में वो भूल जाते हैं। उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे तो भूल जाएंगे कहाँ रखी। जैसे किसी का नाम याद आ रहा हो, फिर वो बहुत देर बाद याद आएगा, फोन नंबर वगैरह। ठीक है समीना जी, आप सुनिए डॉक्टर क्या आपको सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर पद्मा, प्रोफेसर पद्मा, तो बताइए। ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो एक तो एज 74 इयर्स है। कई बार इनको रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है डिमेंशिया का। इसमें इनफैक्ट कॉमनेस तो मिक्सड हो जाती है, अल्जाइमर्स प्लस वैस्कुलर इम्पॉर्टेंट। तो पर एक जो ये टर्म जो यूज़ किए हैं कि देख तो रहे हैं, शक्ल तो याद है पर उनकी नाम नहीं याद आ रहा, ये बहुत अक्सर कॉमन चीज़ है। सेकंड इज, हमें चश्मे रख दिया, कार की चाबी रख दिया, चाबी तो भूल गए, पता नहीं, तो सारा रूम देखते रहते, दिस इज ऑल्सो कॉमन थिंग। परंतु वन इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग इज कि जो डिमेंशिया या बीमारी से कुछ चीज़ें भूल रहे हैं, वो कभी नहीं आके आपको कहते हैं कि मैं भूल गया। इट इज़ द केयर गिवर, इट इज़ द स्पाउस, इट इज़ द फैमिली हु सेज कि ये तो सब कुछ भूलते रहते हैं। इनफैक्ट
वो जो मरीज है वो कहते हैं मैंने कब भूला है। तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इनसाइट चले जाते हैं, दे फॉरगेट दैट दे हैव फॉरगॉटन। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आपकी इनसाइट है कि मैं भूल रहा हूँ, अक्सर ये बीमारी नहीं होती है। इट इज़ मल्टी टास्किंग एंड अदर थिंग्स। तो 74 इयर्स में अगर वाइफ ने नोटिस किया कि भूल रहे हैं तो इनको डेफिनेटली एक बार इन्वेस्टिगेशंस के लिए ले जाना ज़रूरी होगा। हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है अगेन डेफिशिएंसी या कुछ और हो। फिर भी उम्र के साथ अगर ये प्रॉब्लम्स हो रहा है और उनको नहीं लग रहा कि मैं भूल रहा हूँ, पर वाइफ को लग रहा है कि ये भूल रहे हैं, द अदर थिंग इज़ कि ये नेमिंग एंड कुछ चीज़ें रख के वो भूलने। उसके अलावा अगर आपकी जैसे घर से ऑफिस जाना, घर से बैंक जा रहे, वो अक्सर गए पर वो रास्ता भूल गए, भटक गए, या आपके फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, चेक दे दिया, चेक भूल गया, किसी को पैसे दे दिया, गलत दे दिया, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारे बहुत बड़े रेड फ्लैग्स होते हैं। अगर ऐसे चीज़ हो तो तुरंत डेफिनेटली आप इन्वेस्टिगेशंस के लिए अब डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। डॉक्टर श्रुति गौड़ा, आपने भी जैसे बताया कि 1/3 मामले करीब हो सकता है कि अनुवांशिक तौर पर ये बीमारी आ गया है। तो अगर हमें पता है कि हमारे फैमिली में ये बीमारी रही है, क्या वो होम्योपैथी का पहले से सहारा लें तो स्थिति को और लंबे समय तक टाला जा सकता है या सुधारा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ इन केसेस में जहाँ हमें फैमिली हिस्ट्री दिखती है, जेनेटिकली दिखता है, वहाँ अगर हम इसका पहले से ही अगर हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं तो इस बीमारी का हम एक काफ़ी हद तक हम इससे बचाव कर सकते हैं, एज इन कि हम इसका जो प्रोग्रेस होना है उसको हम डिले कर सकते हैं, कि डिज़ीज़ कितना बढ़ेगी उसको हम डिले कर सकते हैं। और साथ ही उनके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। तो हम इसको जितना डिले कर पाएंगे इन मोड्स ऑफ प्रिवेंशन, उतना ही हम एक व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम लोग अपनी जीवन शैली में अगर हम कुछ बदलाव ले आएंगे, उसी से ही हमारे को काफ़ी इसमें बेनिफिट होगा। जैसे कि फिज़िकल एक्सरसाइज इसमें बहुत हमारे ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करेंगे, हम चाहे वॉकिंग कर रहे हैं, स्विमिंग है, योगा कर रहे हैं, तो हमारे ब्रेन से एक BDNF करके ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर रिलीज़ होता है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे जो नर्व सेल्स हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, वो बढ़ रही हैं। उनका जो हमारे नर्व सेल्स हैं उनके आपस के जो तालमेल है वो अच्छा हो रहा है। क्योंकि ये बीमारी क्या है, बेसिकली ये बीमारी यही है, जो हमारे नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनका डिजनरेशन हो रहा है, तो और उनका जो आपस में जो तालमेल है वो सही नहीं बैठ पा रहा। तो हमें इस तरह का अपना लाइफस्टाइल रखना है, कि हमारा इस तरह का लाइफस्टाइल रखना है कि जिससे कि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी रहे। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नई एक्टिविटीज़ में लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो उसके अंदर अपना इंडल्ज करें। म्यूज़िक, आर्ट और ड्राइंग, जिस चीज़ में हमें, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला, जो चीज़ हमें पसंद है वो चीज़ करेंगे, खुशी खुशी करेंगे, तो हम लोग रिलैक्स्ड रहेंगे और उससे ये बीमारियां आने की संभावना बहुत ज़्यादा घट जाती है। और साथ ही साथ अगर हम ठीक उपचार लेंगे, डॉक्टर से परामर्श करेंगे, तो ये बीमारियों का संभावना काफ़ी हद तक हम लोग मिनिमाइज़ कर लेंगे। और एक जो नॉर्मल एक बंदे को होना था, बट वो उस चीज़ को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं इन केसेस में। बिल्कुल। एक कॉलर और हैं, SN पांडे जी ने कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। SN पांडे जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मेरे फादर को उम्र 71 ईयर्स है जी, और वो पिछले 30 सालों से डायबिटिक है। तो अभी रिसेंटली उनके कानों में दिक्कत हो गई है, सुनने की आवाज कम हो गई है, तो अभी याददाश्त भी थोड़ी हल्की कम होती है और कुछ याद करना चाहते हैं तो याद नहीं हो पाता है। तो क्या ऐसा है क्या कि सुनने की क्षमता कम हो गई है डायबिटिक की वजह से, उस वजह से ये सब बीमारी हो रही है या कुछ और है? ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। प्रोफेसर पद्मा, दो चीजें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छी सवाल है। क्योंकि प्रीति, मैं एक कुछ बताना चाहती हूँ कि ये तो सबका एक भय हो जाता है कि क्या हम भूलने लगे तो आगे क्या होगा जिंदगी में। हमें भी है, आपको भी है, सबको होता है।
तो ये एक्चुअली पब्लिश हुआ है कि इसको हम प्रिवेंट कैसे करें। तो इसमें देखा गया है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 40 साल, 35 साल, 30 साल, जस्ट अबाउट कि आपने यूथ से मिडिल एज में चले गए, वहाँ पे अगर 3 चीज़ें आप अगर ध्यान रखें कि आपकी सुनने की शक्ति कम ना हो, अगर कुछ हो रहा है तो तुरंत उसका इलाज कर लें। दूसरा, आपकी ब्लड प्रेशर ठीक रहे, बीपी का आप नपवा लें, और आपकी मेन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर उसके अलावा आपको डायबिटीज़ वगैरह है, बट ब्लड प्रेशर। और तीसरा है आपका कॉग्निटिव रिजर्व। अब कॉग्निटिव रिजर्व की बात यह है कि जैसे आपके बैंक की बैलेंस है, बैंक में पैसे है, अब एक ऐसा हो गया सिचुएशन ज़िंदगी में कि आपको खर्च करना पड़ा, आपके पास अगर 1000 रुपये है, अगर उसमें 900 खर्च हो गया, आपके पास बची 100 रुपये, उसमें आपकी गुजारा होना है अगले 6 महीने, मुश्किल है। अगर आपके पास 10,000 है और आपका 1000 खर्च हो ही गया, फिर भी आपके पास 9000 है, आपकी गुजारा तो हो ही जाएगा। इसी तरह आपके कॉग्निटिव रिजर्व है, और वो कैसे करेंगे, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपकी नॉलेज जितना आपका ब्रेन के अंदर चले जाएगा, आपकी स्किल डेवलपमेंट, आपका नया स्किल्स कुछ भी हो, आपका एक नया भाषा सीख लिया, आपके नया स्किल सीख लिया, आपने कुछ वायलिन आपका बजाना सीख लिया, कुछ भी हो जो आपका इच्छा है, कोई गेम खेल लिया। और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, वो इतना महत्वपूर्ण निकला है, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, डिसाइड यूज इट और लूज इट, या ब्रेन हो या आपका बॉडी हो। तो आप अगर ये करें, मिडिल एज से शुरू करके वो करें, तो आपको बाद में अगर फैमिली हिस्ट्री भी हो, कुछ भी हो, 60, 70, 80, 90 साल भी हो, आपकी ब्रेन ऐसे फंक्शन करेगा जैसे आपका 30 साल की उम्र हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये करना। यस, आपकी बिल्कुल आपकी वो जो हियरिंग वाला आप देख लीजिएगा, बाकी आपका रिस्क फैक्टर्स है तो वो भी देख लीजिए, और डेफिनेटली इनको इन्वेस्टिगेशंस के लिए ज़रूर ले जाए, क्योंकि इनकी उम्र 71 ईयर्स है। आप भी ध्यान रखिएगा कि किसी के भी फैमिली में किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज़ है, ये किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को स्ट्रोक हुआ, किसी को कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हुआ, या मेमोरी की अल्जाइमर्स डिमेंशिया साबित हुआ, इन सब को सावधान रहना है कि मैं जब करूँगी जब मुझे प्रॉब्लम हो नहीं। व्हेन यू आर 30 ईयर्स, 35, आप ना बीपी नपवा लिए, वंस एटलीस्ट गेट योर ब्लड शुगर चेक। प्रॉब्लम है तो दवाई जैसे डॉक्टर बताते हैं प्लीज वो ले लीजिए, वेदर इट्स होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी, डजंट मैटर, साइंस के अनुसार बी अंडर अ चेकअप। अपने आप डिसीजंस लेके काम नहीं उसको करना है। लापरवाही मत हाँ, करिए। नहीं करना। श्यामवीर जी ने कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्यामवीर जी, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए आप। जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। जी मेरी माता जी की उम्र 85 ईयर है जी। और 8 साल पहले उनको चक्कर आए थे, तो न्यूरो का ट्रीटमेंट दिया था उनको, रेगुलर चालू है अब भी। ठीक है। और अब दिक्कत ये है कि 1 साल से बचपन की यादें बहुत ज्यादा है कि बचपन में कौन कौन साथ खड़े कैसे कैसे खेले, और हमें पहचानने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, और कभी कभी फुल पहचानते हैं पूरी फैमिली को। ठीक, कभी घर भी नहीं पहचानते, घर कहाँ है ये है जी। तो हमने डॉक्टर साहब से भी कहा था, रेगुलर इलाज चालू है, लेकिन कोई और लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्या है ये जानना था सर। ठीक है, ठीक है श्यामवीर जी, आपके सवाल का हम जवाब लेंगे। पहले कुछ और बातें भी कर लेते हैं। श्यामवीर जी, आप कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिएगा लगातार। डॉक्टर साक्षी शर्मा, आपने जो बात बताई थी, आपने कहा था कि खासकर 40 की उम्र के बाद वात बढ़ता है, और वात की वजह से जितने भी दिमाग से जुड़ी बीमारियां वो होती हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप लोगों ने बहुत अच्छी बात कही, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ब्रेन को एक्टिव रखना है। मैं इसके लिए कहूँ कि घर में फैमिली वाले लूडो, चेस भी खेल सकते हैं, ये भी हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने बताई। खाने पीने को लेकर जब हम बात करते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस उम्र के बाद बिल्कुल बढ़ा देनी चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे दूरी बना लेनी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है प्रीति जी आपका, क्योंकि जैसे मैंने पहले उसमें भी बताया, डाइट भी बहुत डायरेक्टली रिलेटेड है इससे। तो एक तो नर्वस सिस्टम या वात, जब हम वात को शांत करने की बात करते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो एक स्निग्ध गुण, एक मधुर गुण, 2 चीज़ें हैं जो उसको शमन करने में, शांत करने में। तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ कि हम घी का जो प्रयोग है, घी का प्रयोग नर्वस सिस्टम के लिए आवश्यक है, एक लिमिटेड मात्रा में, एक सही मात्रा में,
और एक सही समय पर। ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा हुई तो आपने घी के पराठे बना दिए या बहुत सारी घी डाल के सब्जी बना दी। तो मॉर्निंग में, ओल्ड एज में, क्योंकि डिजनरेशन हो रहा है और उस समय में अगर हम बिल्कुल रिड्यूस करते हैं न्यूट्रिशनल डाइट तो एक नेगेटिव फैक्टर है। हम बोलते हैं, या ओल्ड लोग खुद भी बोलते हैं, अब मैं बहुत डाइट रिड्यूस कर दिया। डाइट का क्वांटिटी रिड्यूस करिए, दैट इज़ राइट, बट क्वालिटी में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होनी आवश्यक हैं। जैसे मैडम ने भी कहा B12 है, D है, ये और अधिक मतलब नर्वस सिस्टम को सपोर्ट के लिए घी, और घी नॉर्मल गाय का घी या इस तरह का देसी घी, और ये मेडिकेटेड घी भी आते हैं। तो 1 टीस्पून मॉर्निंग में लेना बहुत ही अच्छा इसका मतलब रिजल्ट आता है। ऐसे रोज लोगों ले में सकते हैं? रोज ले सकते हैं, और मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लें तो वो एक औषध का काम करता है, 1 या 1.5 चम्मच, और उसके बाद तब आप खाएं जब आपको भूख लगे। तो वो आपकी अग्नि उसको एक मेडिसिन के रूप में पचाती है और वो सिस्टम के लिए सारा बेनिफिट में जाता है, कोई डिपॉजिट में नहीं जाता, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है उससे। तो एक इस चीज़ को हमें ओल्ड एज में, और जो हमारे पुराने लोग थे वो इसको जानते भी थे और वो इसको ऑप्ट भी करते थे। तो एक तो ये चीज़ बहुत समझनी ज़रूरी। एक डाइट में 3 फैक्टर आयुर्वेद में बताए हैं जो आजकल लेटेस्ट बहुत जानने ज़रूरी हैं। समशन, यानी हम हेल्दी और अनहेल्दी को मिला देते हैं। जब हम नूडल्स में बहुत सारी सब्जी डाल के खाते हैं तो वी फील सेटिस्फाइड कि हमने फाइन फ्लोर को सब्जी में मिक्स कर दिया, बट दैट इज़ नॉट राइट। बॉडी को कैसे डाइजेस्ट करना है वो कंफ्यूज होती है। इवन द आपका फ्रूट का मिक्सिंग होगा तो भी डाइजेशन के एंजाइम्स अलग अलग हैं सबके, तो इसलिए जो मिक्सिंग ऑफ फूड है दैट इज़ रॉन्ग। अध्यशन मतलब अभी खाया फिर खा रहे हैं। जो कंटिन्यूअस खाना है, आप कंटिन्यूअस स्नैक्स ले रहे हैं, बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, लगातार खाया जा रहा है कुछ ना कुछ, ये भी एक रॉन्ग है। और विषमाशन, विषमाशन क्या है कि अनहेल्दी जब आप खा रहे हैं, कभी तो बहुत कम खा रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। डीरेगुलेशन, यानी कभी बॉडी को पता ही नहीं चल रहा है कि अब कब कितना क्वांटिटी में खा लेंगे और कब फास्ट रखेंगे। तो फास्ट हमारे संस्कृति का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा रहा है। ऑटोफैगी हम खुद समझते हैं कि अगर एक लिमिटेड टाइम के लिए, तो उसको भी समझें। आजकल लोग कर रहे हैं, उसको भी गलत तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जब से 2016 में जापानीज साइंटिस्ट को ऑटोफैगी के लिए अवार्ड मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, तब से हम तो प्रारंभ से व्रत करते आ रहे हैं। पर उसको ऑटोफैगी का भी एक तरीका है कि आपने रात को 8 बजे खाया, सुबह 9 बजे तक कुछ मत खाइए। अगेन ये ऑटोफैगी, ये नहीं रात में आपने फिर से कॉफ़ी पी ली, या रात को अक्सर लोग कैफीन्स, अल्कोहल लेते हैं, ये अगेन रॉन्ग है। तो ये चीज़ें माइंड को अपने आप शांत करें, माइंड को मेडिटेशन करें, इस तरह से चीज़ करें, रात को आपका ये न्यूट्रल गियर में आ जाए माइंड, तो वो नींद होती है। अगर हम बहुत हाइपर थिंकिंग है तो ब्रेन नींद में भी चलता रहता है, तो वो भी हमको एक नुकसान देता है। सेल्स को रीजनरेशन का समय नहीं मिलता अगर वो साउंड स्लीप नहीं है तो। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ बहुत सारी औषधियाँ, अगर जैसे अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, ये रीजनरेशन, ब्राह्मी तो स्पेशल मैडम इसके लिए, ब्रेन एजिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली एक औषधि है, जो साइंटिफिकली इस पर एक पूरा CCRS का बुक है, जो एक एजिंग को, ब्रेन एजिंग को, जैसे हम बॉडी एज करता है वैसे ब्रेन एज करता है, उस पर ये बहुत अच्छा कारगर एक औषध है जिसको हम डायरेक्शंस में प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत सिंपल, ये बहुत बड़ी बात है बिल्कुल कि ब्राह्मी सिर्फ सुन के इस्तेमाल अपने आप ना करना शुरू करें, एक बार डॉक्टर से सलाह लें, कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, ये जानकारी के साथ ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल। एक कॉलर है, संतोष ने हमें कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका, बताइए सवाल क्या है आपका। हेलो जी, सवाल पूछिए। संतोष जी, आप अगर टीवी की आवाज कम नहीं करेंगे आप साफ तौर पर नहीं सुन पाएंगे। आप टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए और एक बार में सवाल पूछिए। ठीक है संतोष जी, आप हमें दोबारा कॉल मिलाइए और टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद रखिए। और जो भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे यही मेरी गुजारिश है, अपील है कि जब कॉल मिलाएं उसके बाद टीवी की आवाज़ को बंद कर दें। आपकी आवाज़ भी हम तक सही से आएगी, आप भी हमें सही से सुन पाएंगे। डॉक्टर श्रुति गोरा, आप तमाम जो तरीके होम्योपैथी अपनाते हैं उनके बारे में बता रहे थे। आपने ख़ासतौर से जो कम उम्र में बच्चे हैं उनको लेकर आपने बात की थी। जब हम अल्जाइमर या डिमेंशिया की ही आगे जाके बात करें, ऐसे स्थितियों की बात करते हैं तो होम्योपैथी किस तरह से इलाज करता है, और क्या इसमें भी हम इंटीग्रेटेड तरीका अपना सकते हैं होम्योपैथी के साथ? जी हाँ, बिल्कुल इंटीग्रेटेड तरीका अपना सकते हैं। और होम्योपैथी में मैं बताना चाहूँगी, हमारे पास काफ़ी सारी वेल प्रूव्ड मेडिसिन्स हैं जो अल्जाइमर्स में कारगर हैं। अल्जाइमर्स के स्टेज पे, जैसे अभी हमने प्राइमोर्डियल ट्रीटमेंट की बात करी, दूसरा हमारे पास प्रिवेंटिव
स्ट्रैटेजी जो जेनेटिक जिनके जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री है जिनको हम ट्रीटमेंट देते हैं, या फिर जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जिनका ब्लड शुगर हाई है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, उनको ट्रीटमेंट देते हैं। और साथ ही एक जब तीसरा हमारा पार्ट आता है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, जब हम देते हैं एल्जाइमर्स के पेशेंट को। जैसे अभी एक हमारे कॉलर शमशेर जी जो अपनी माता जी की बात कर रहे थे, तो उनका लक्षणों से लग रहा था उनको एल्जाइमर्स ही है, और वो कह रहे थे कि मैं बहुत ट्रीटमेंट कर रहा हूँ बट हमें सफलता नहीं मिल रही। तो अब इसमें ट्रीटमेंट लोग कर रहे हैं, पर अब जब इस एज में प्रोग्रेस हो गई उनकी, शायद वो अपनी माता जी की एज भी 85 ईयर्स बता रहे थे, तो अब इस एज में प्रोग्रेस हो गई तो वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती, ये समझना ज़रूरी है। अब हमें उस एज में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करना है। तो इसमें होम्योपैथी में काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं। वो हम लोग एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, हमारा पूरा एक समग्र दृष्टिकोण से हम पेशेंट का इलाज करते हैं, उसके परिजनों से, पेशेंट से बात करके, क्योंकि पेशेंट इस स्थिति में होता है कि उसको चीज़ें नहीं पता होती, तो यहाँ पर उसके केयर गिवर्स का, उसके परिजनों का बहुत अहम रोल होता है। जिनको एल्जाइमर्स होती है उनसे बात करके पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि अब इस एज में वो कह रहे हैं कि हमें ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं हो रहा। अब ट्रीटमेंट से फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा कि आपने अपने घर में इन्वायरमेंट किस तरीके का रखा हुआ है। एक बुज़ुर्ग हैं, वो बार बार भूल रहे हैं, उनको घर के सब लोग उनसे इरिटेट हो रहे हैं कि आपको ये भी नहीं याद है, आपको इतना भी नहीं पता है, तो उस चीज़ में कभी भी वो फ़ायदा नहीं देगी। अब हमें ये चीज़ पता है, उनको ये चीज़ है, तो हमें एक्सेप्ट करना है और उनसे आर्ग्यू नहीं करना है। उन्होंने बोला ये ऐसा चीज़ नहीं है तो ठीक है, नहीं है, क्योंकि उनका मानसिक स्थिति इस टाइम पर इस तरह की है कि वो हमारी चीज़ नहीं समझ पाएंगे, तो उनसे आर्ग्यू ना करके घर में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाएं। और अब एल्जाइमर्स के लिए मेडिसिन्स होती हैं जिसमें ये मेमोरी की वीकनेस ठीक हो जाती है। ब्रेन टॉनिक्स, होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो बहुत अच्छे ब्रेन टॉनिक्स हैं। और साथ ही साथ हमें उनकी डाइट का एक न्यूरो प्रोटेक्टिव थेरेपी जिसको कहते हैं, कि हमें अब आगे के न्यूरॉन्स को बचाना है, उसके लिए जिस तरह से हमने बात करी, डाइट, एक्सरसाइज, अपना जो हमारे मन की चीज़ें हैं उनको करें, अच्छा म्यूज़िक सुने, नई नई चीज़ें सीखना, जो चीज़ हमारे मन की है उसके हिसाब से हमें नई नई चीज़ें सीखना, वो एक बहुत कारगर अप्रोच है। एक टर्म आती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरो मीन्स ब्रेन, नर्व सेल्स, प्लास्टिसिटी मतलब अपनी क्षमता बढ़ाना। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी टेक्निक सुनने में शायद काफ़ियों को लग रहा होगा ये क्या चीज़ है, ये यही है। इसका जो उपचार हम लोग देखते हैं, ये एक बहुत कारगर चीज़ है जिसमें क्या है, हम अपने ब्रेन की क्षमता बढ़ानी है, अपने मस्तिष्क की क्षमता बढ़ानी है कि वो नई नई चीज़ों से अडेप्ट हो सके, ढल सके। तो इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग घर पर ही कर सकते हैं, हमें कहीं बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को नई नई चीज़ें, नया चीज़ सीखें, अलग अलग तरीके से काम करें, जो उनके परिवार के लोग हैं उनके साथ मिलकर वो बातें करें, और अच्छा म्यूज़िक सुने, एक नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, और विटामिन B12 और C काफ़ी कारगर है, और साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये डाइट अगर इसमें डाइट में हमारा होगा तो हमारे ब्रेन सेल्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, और साथ साथ हमें और चीज़ों का भी उतना ही ध्यान रखना है। बिल्कुल। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए उत्तर प्रदेश से। राहुल, आपका स्वागत है, प्रश्न पूछिए आप अपना। मैम, मेरी दादी माँ जो है, हेलो जी बताइए। मैम नमस्ते। जी राहुल, आपकी दादी माँ के बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं, बताइए। उनको मतलब छोटी छोटी बातों पे बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है। ठीक है, तो उनको मतलब कैसे मतलब हैंडल करें, या उनको क्या मतलब उनका उपचार हो सकता है, वो थोड़ा सा हमें बताएं इनके बारे में। ठीक है राहुल जी, आप बता रहे हैं उनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र भी 70 साल। जी, और भी कुछ याददाश्त से जुड़ी भी समस्या है क्या? हाँ, याददाश्त होती है, मतलब भूल जाती हैं, मतलब छोटी छोटी बातों को भी लेकर थोड़ी टाइम बाद, जैसे कि खबर हुआ, भूल जाती हैं। अच्छा, ठीक है राहुल जी, आप सुनिए डॉक्टर आपको क्या बता रहे हैं। प्रोफेसर पद्मा। तो जो डिमेंशिया की जो वैरायटीज़ है, तो अल्जाइमर्स है, उसी तरह फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, बहुत सारे हैं डिजेनरेटिव डिसीजेस जिसके बारे में हमने जिक्र किया अर्लियर, कि उम्र के साथ और बाकी कारणों के साथ
जो नंबर ऑफ जो कोशिकाएं वो ख़त्म होते जाते हैं। तो दिमाग के अंदर कहीं हमारा एरियाज है, तो उस एरिया के अनुसार हमारा जो सारा एक्शंस की वो कमांड सेंटर, ये सुपर कंप्यूटर है, वो कमांड करती है। तो जब हमारा बिहेवियर है, जैसे हमको गुस्सा आना, खुश रहना और डिप्रेस रहना, कभी भी रोते रहना, चीज़ें नहीं भूलना है, बोली में कुछ चेंजेस आ गए, ये सारे जो कमांड्स तो दिमाग से है और कई कई एरियाज में वो कमांड है। तो कुछ डिमेंशियास है जिसमें वो एरिया ख़त्म होने से, जैसे फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, उसमें बिहेवियर पहले चला जाता है। वो लगता है पहले वो स्वीट नहीं पसंद करते थे, अभी तो स्वीट ही मांगते जा रहे। पहले तो बहुत शांत स्वभाव है, अब तो चिड़चिड़ापन बढ़ गया, गुस्से ज़्यादा करते हैं। और ये भी एक काइंड ऑफ दे विल स्टार्ट सस्पिशियस बिहेवियर। वो सोचते हैं कि कोई उसको मारने आ रहे हैं, और कई कुछ हैलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स होते, कोई खड़ा नहीं पर कहते कि कोई खड़ा है। तो ऐसे जो बिहेवियर अगर प्रॉब्लम हो गया, जो ऑर्गेनिक साइकोसिस जो डेवलप हुआ, तो प्लीज़ उसके साथ अगर मेमोरी का है तो इनको डेफिनेटली बीमारी है ये। आप प्लीज़ डॉक्टर के पास ले जाइएगा, क्योंकि इस उम्र में ऐसे चीज़ अगर हुआ तो ले जाना। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि स्पेशली बुज़ुर्ग में जो मेडिसिन आप देते हैं, कोई भी कारण हो, जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई दवाई दे दिया, जैसे इनको नींद नहीं आ रहा, नींद के लिए दवाई दे दिया, वो भी उल्टा पड़ सकता है। कई लोग का कुछ दर्द है, इधर है, वो दर्द कम करने के लिए कहते हैं ये दवाई ले लो। तो एक पॉलीफार्मेसी जो कहते हैं, स्पेशली जो एल्डरली या बुजुर्ग लोगों में, पहले हम देखते कि ये क्या नया दवाई तो नहीं दिया, उसके बाद ये बिहेवियर हुआ, ये ज़्यादा होश में प्रॉब्लम हो गया, गिर रहे, चक्कर आ रहे, तो एक दवाई भी देखना होगा। पर प्लीज़ आप डॉक्टर के पास तो ज़रूर अपनी दादी माँ को ले जाइए। ठीक है। इसके बाद हाँ करना चाहती हूँ, जो इंडियन सोसाइटी से बहुत रिलेटेड है। दो तरह के फैक्टर्स हमारे यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ एक ये भी सभ्यता में, जैसे बुजुर्ग हुए तो उनको कोई काम नहीं हम करें, वो भी ऐसा सोचते हैं और हमारे परिवारजन भी ऐसा सोचते हैं, और उनसे मेंटली रिलेटेड भी कि अब आप बैंक मत देखिए, अब आप ये मत करिए। ये जो विड्रॉल है ये भी एक नेगेटिव कारण है। आप देखिए फॉरेन में 82 की ओल्ड महिला भी स्पेस में जा रही हैं, कई जगह ऐसा तो क्या ऐसा है कि इससे डिप्रेशन आता है? यस, और वो डिप्रेशन कारण बन जाता है कहीं ना कहीं। नहीं, दोनों ही बातें हैं। डिप्रेशन भी आता है जब आप कुछ नहीं करेंगे, आप विड्रॉ हो जाएंगे, तो आप अपने ही एक ताने बाने में घूम जाते हैं। एक तो ये रीजन है। एक दूसरा, जितना यूज नहीं करेंगे उतना डिजनरेशन और बढ़ेगा। एंड तीसरा, आपको खुद ही लगेगा कि आप यूजलेस हो रहे हैं। तो एक जो विड्रॉल होता है फैमिली से, समाज से, जितना आप देखिए जो सोशली एक्टिव है, जिनका फ्रेंड सर्कल है, जो जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको नहीं होता है। आप ग्रुप बनाइए, आप गेम्स खेलिए, जैसा मैडम ने, हर चीज़ में इन्वॉल्व होइए। जितना इन्वॉल्व होंगे, जितना यूज़ करेंगे, उतना वो डेवलप होगा। एक तो इंडियन सोसाइटी का एक थोड़ा सा नेगेटिव है। और फिर दूसरा पॉइंट, जब ऐसा हो जाता है तब हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। अगर वो चिड़चिड़े हो रहे हैं तो हम सोचते हैं कि सडन क्या इनके बिहेवियर में हो गया, क्योंकि वो विड्रॉ हो रहे हैं, उनकी कैपेसिटी डाउन हो रही है फिजिकल, मेंटली। जब हम रिड्यूस होते हैं, हम एजिंग को स्वीकार नहीं कर पाते। हर एज के उसको डिजनरेशन को स्वीकार करना आसान नहीं है। जब बच्चे से यंग से बूढ़े एडल्ट में होते हैं, एडल्ट से जब एज होता है, तो इसमें बहुत चेंजेस आते हैं। जब हम खुद उसको फेस करते हैं तब हमें रियलाइज होता है। तो घर में जब भी ऐसा हो तो उनको सपोर्ट करें। अगर वो ऐसा हो रहा है तो उनको बताएं कि आपके साथ ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है, और उनको मेडिकली भी सपोर्ट करें। जैसे मैडम ने कहा, उनको तुरंत दिखाएं और सलाह से ही दवा लें, और उनके स्वभाव को ऐसा समझें कि ये किसी कारण से है, और उसको आप ऐसा मत करिए से नहीं होगा। उसको समझ के, काउंसलिंग करके, उसके रूट कॉज पर जाकर ही उसको ठीक किया जा सकता है। यानी एक तरह से कहें, इसका इलाज परिवार वालों और दोस्तों के हाथ में बहुत हाथ है ना। खुद जो उसका शिकार है वो कुछ नहीं कर पाएगा, बल्कि जो फैमिली सपोर्ट है वही उनको बेहतर कर सकते हैं। और उनको बहुत इन्वॉल्व करने की कोशिश करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एक कॉलर है, अनीता ने हमें कॉल किया है। अनीता, स्वागत है आपका। आप सवाल बताइए अपना। संपर्क टूट गया है। और डॉक्टर साक्षी शर्मा, अभी जैसे डॉक्टर श्रुति ने भी बताया और प्रोफेसर पद्मा भी बता रही थी कि न्यूट्रिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो B12 की आप लोगों ने बात की, लेकिन एक जो ये मिथ है या सही है, बताइए कि B12 जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें कम है या नहीं है? नहीं, तो क्या इसको लेकर सच्चाई और कैसे इसे दूर किया जाए? नहीं, इस सच्चाई है कि जो B12 है हमारी वेजिटेरियन डाइट्स में इन कंपैरिजन टू नॉन वेज कम ही होता है। और वेजिटेरियंस में भी फिर लोग आगे चूजी हो जाते हैं। मतलब एक तो वेजिटेरियन है
गुड, ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन होना बुरा है, बहुत अच्छा है, सात्विक आहार लेना बहुत अच्छा है, मगर जो उसमें भी फिर चूजी हैं, क्योंकि उसमें भी वो सोर्सेज नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते कि इस सोर्स में हो सकता है, तो वो उधर से भी विड्रॉ होते हैं। तो वहाँ उनको समझना और समय समय पर उसको टेस्ट कराते रहना ये बहुत ज़रूरी है। और फिर सप्लीमेंट बहुत इजीली अवेलेबल है, और B12 का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एक्सेस में भी होता है तो यूरिन में निकल जाता है। अच्छा। तो अगर वो लगातार भी ओल्ड एज में लेते हैं तो दैट इज़ नॉट ऐसा कि Harmful नहीं। नुकसान होगा या ठीक कुछ है। होगा, तो वो लगातार ऐसे सलाह से लिया जा सकता है। ठीक है, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें प्रभाकरन ने कॉल किया है। प्रभाकर जी ने हमें कॉल किया है। जी प्रभाकर जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए। मैम मेरा नाम प्रभाकर द्विवेदी है, मैं सिंगरौली से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश से। जी बताइए। जी मैम, मेरी माता जी जो है उनकी उम्र अभी 61 ईयर है, और उन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम हुई थी अभी जब वो 40 ईयर की थी, मतलब आज से लगभग 20 साल पहले। हेलो। जी जी हम सुन रहे हैं, बताइए। तो उनके जो अभी रिसेंटली घुटनों में दर्द होने लगा है, तेजी से ज्यादा दर्द होने लगा है। ठीक है। और उनके हाथों में झुंझुनाहट, और क्या है कि बहुत ऐसा लग रहा है जैसे अब धीरे धीरे भूलने की समस्या हो रही है चीजों को। ठीक है। तो इसके बारे में मैम मैं आपसे जानना चाह रहा था। ठीक है, अभी हमने बहुत डिटेल में भी बताया है, एक बार फिर प्रोफेसर पद्मा आपको बताएंगी। प्रोफेसर पद्मा, शारीरिक दिक्कतें तो हो ही रही हैं उम्र के साथ, घुटनों में दर्द बता रहे हैं, जो झंझनाहट की अवस्था है वो बता रहे हैं, इसके साथ भूलने की भी बीमारी है। तो जब शारीरिक समस्या भी हो और साथ में आप मानसिक तौर पर भी इस तरह से गुजर रहे हो, तो क्या मानसिक स्थिति और ज़्यादा गंभीर है? बिल्कुल। तो क्या हो जाता है कि अगर मानसिक स्थिति में आपको ये डिमेंशिया या भूलने की ये है, एक चीज़ होता है कि आपको ये पता नहीं चलता कि बाकी प्रॉब्लम्स है उससे कैसे बचाव करना है, उससे जैसे ना वो गिर जाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ फॉल्स विच आर एसोसिएटेड विद एल्डरली। और दूसरी चीज़ ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा उनकी सारा जो फोकस उसी में केंद्रित भी हो जाता है, वो डिप्रेस हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि ये नो यहाँ दर्द है, या ये मैं नहीं कर सकता हूँ, यू नो दिस इज़ हैपनिंग। बट इनकी जो इनकी केस देखें प्रीति, स्पेसिफिकली हिज केस, मैं सोचती हूँ कि जो डायबिटीज़ है, स्पेशली 20 साल का डायबिटीज़ की कंट्रोल कैसी रही, और डायबिटीज़ एंड ग्लूकोज की संबंधित में जो यादाश्त की प्रॉब्लम या डिमेंशिया, काफ़ी ये बहुत तगड़ा रिलेशनशिप है। जब ग्लूकोज नॉट ओनली हाई, ग्लूकोज लो जो हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी उतना ही ख़राब है। और रिकरेंट अगर हाइपोग्लाइसीमिया होती है, उसमें भी आपकी जो ब्रेन की शक्ति वो कम होती। तो मेरे हिसाब में इनका कुछ न्यूरोपैथी भी है, उसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी इज़ कॉमन, स्पेशली 10 साल से अगर डायबिटीज़ हो तो ये झुंझुनी और ये प्रॉब्लम्स यू नो न्यूट्रिशन और बाकी चीज़ें के अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। ये घुटने में जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस विच इज़ सीन 61 में, स्पेशली जो रिस्क फैक्टर्स में, और भूलने की ये जो प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करा लेना, क्योंकि इनमें आई एम नॉट सेइंग अल्जाइमर्स डिमेंशिया, बाकी कारण हो सकता है जिसमें मेमोरी की प्रभाव हो सकता है। ठीक है, एक आखिरी कॉलर और लेंगे। अमन ने हमें कॉल किया है बिहार से। अमन, स्वागत है आपका, बताइए आपका सवाल क्या है। जी मैडम, प्रॉब्लम यही है कि जो बातें जो है, बच्चा जो है 12 साल का है और जल्द ही किसी बात को भूल जाता है, याद दिलाया जाता है तो याद आता है। ऐसे सब कुछ ठीक ठाक है, पढ़ने में भी अच्छा है, लेकिन उसको भूलने की आदत है। ये कब से है? अभी 12 साल का है वो, कब से ये समस्या है? लमसम शुरू से ही लगभग आता है ऐसा प्रॉब्लम। अच्छा। पढ़ने में ठीक है, याद सब कुछ है, बढ़िया चीज है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो जो है कोई किसी बात को कहते हैं तो जल्दी ही भूल जाता है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर श्रुति गोरा, आप क्या सलाह देंगे इन्हें? हाँ, जैसे ये कह रहे हैं 12 साल का बच्चा है, बाकी सारी चीज़ों में ठीक है, पर भूलने की उसको थोड़ा सा है। तो यहाँ पर मैं इनको यही सलाह दूंगी कि ये अपने निकटतम जो भी इनके पास होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श लें, और होम्योपैथी में इसके लिए काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जिससे ये जो इनके बच्चे की प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। और साथ ही साथ बच्चे को, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, नई नई एक्टिविटीज़ में एंगेज कराएं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, 12 साल का बच्चा है, जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करेगा, और साथ ही साथ जितने ज़्यादा हॉबी क्लासेस, अगर वो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है, ऐसे नहीं कि नाम के लिए भाई डालना है तो ज़बरदस्ती नहीं, बच्चे का इंटरेस्ट देखकर उसको नई नई एक्टिविटीज़ के साथ एक्सपोज करें, नई नई चीज़ें सिखाएं।
बच्चे के साथ खुद इन्वॉल्व होकर काम करें, बच्चे को खुद इस तरह करेंगे तो बच्चे को प्रोत्साहित करते करते करें तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही है। ईजिली इनका बच्चा ठीक हो जाएगा। जिस तरह से बता रहे हैं कि सारा कुछ कर लेता है तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, गैप्स हैं, उनको फिल करने की सिर्फ ज़रूरत है जी। और साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे और कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये इजीली इनका बच्चा एकदम नॉर्मल बच्चों की तरह कोप अप कर लेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ समय यहीं पूरा हो गया आयुष्मान भव का। प्रोफेसर पद्मा श्रीवास्तव आपका, डॉक्टर श्रुति गुरा आपका, डॉक्टर साक्षी शर्मा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो अल्जाइमर से जुड़ी ज़रूरी सलाह और सुझाव और उपाय बताए गए हैं विशेषज्ञों की तरफ से, उन पर ज़रूर ध्यान दीजिए। और इन बातों पर ध्यान देकर अगर कोई अल्जाइमर से पीड़ित है या फिर किसी की फैमिली हिस्ट्री में अल्जाइमर जैसा रोग रहा है या फिर आप चाहते हैं कि इस रोग के शिकार आप खुद ना बने, तो जो उपाय बताए गए हैं उन पर ज़रूर ध्यान दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। अगले अंक में आयुष्मान भव में हम अपच की जो समस्या है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, उसे लेकर बात करेंगे। तो अगले हफ्ते इंडाइजेशन, बदहजमी से जुड़े सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं आयुष्मान भव में। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।